अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो द फर्स्ट थिंग इज़ पंक्चुएशन। आज जो हम करने जा रहे हैं बड़ा इम्पॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए पंक्चुएशन को समझना। ऑल्दो ये आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में शामिल है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप कहते हो 5 नंबर का सवाल है तो कुछ कर करा के तुक्के शुक्के लगा के 2-3 नंबर तो आ ही जाएंगे, तो वैसे भी 4 ही मिलने हैं। तो 1 नंबर के लिए अब कौन इतना जो है ना वो बोझ उठाए। तो आप जनरली स्पीकिंग आप क्या करते हो, उसको मिस कराते हो। नंबर 1। नंबर 2, इसमें दूसरी गलती जो है वो हमारी है। आई डू एडमिट कि हम बच्चे को ना पंक्चुएशन का मतलब, उसका मीनिंग, उसका पर्पस समझाते ही नहीं है। और जब तक पंक्चुएशन का मतलब उसको नहीं समझाएंगे या उसकी ज़रूरत उसको नहीं समझाएंगे, वो कभी भी पंक्चुएशन को नहीं समझेगा। उसके लिए वो जस्ट एक सिंपल एक मेयर रूल्स बन के रह जाएंगे जिसमें उसको रट्टे मारता रहेगा। और वो रट्टा मार के चूँकि बेसिक उसकी नीड उसको समझ नहीं आएगी कि वाई पंक्चुएशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उसको कभी भी पंक्चुएशन याद भी नहीं होगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एड्रेस इज why punctuation is needed। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। आप में से जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में पंक्चुएशन पढ़ी है वो इस बात से एग्री करेंगे कि उनको वो सिर्फ ना एक लाइनें रूल रटवा दिए जाते हैं एंड दे डू नॉट नो द रियल मीनिंग, द रियल पर्पस ऑफ पंक्चुएशन। ठीक है, गॉट इट। सो इसको हम देखते हैं कि पंक्चुएशन ज़रूरी क्यों है। लिख रहा हूँ, punctuation is necessary to communicate your meanings and intentions clearly। जब तक आप अपना मतलब, टोन, लहजा उसको कम्युनिकेट करने के लिए जो है वो आपको पंक्चुएशन की ज़रूरत होती है। देखो, जब आप ऑडिबल होते हैं ना, जब आप सुने जा रहे होते हैं, तो आप अपनी टोन से, अपने स्टाइल से, अपने पॉजेस से, जहाँ आप रुक रहे हो, जहाँ पे एम्फसाइज कर रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप अपने लहजे की मदद से बता सकते हैं। मसलन मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। हम कोई अच्छा काम करके आते हैं तो हमारी अम्मा जो है वो हमें कहती हैं कि मेरा बेटा शहजादा है या मेरी बेटी शहजादी है। हम उनकी टोन से समझ जाते हैं कि वो इस वक्त हमें क्या कह रही हैं, अप्रिशिएट कर रही हैं। लेकिन अफ्तारी बनाते हुए हमारे हाथ से गिर के ग्लास का सेट टूट जाए तो अम्मा कहती हैं शहजादी है मेरी बेटी। ठीक है, उस वक्त अल्फाज बिल्कुल वही होते हैं कि शहजादी है मेरी बेटी, लेकिन उसका मतलब उस वक्त क्या होता है? उसका मतलब होता है कि मेरी बेटी जो है ना वो फजूल है। ठीक है, कोई इसके हालात नहीं है। ठीक है, सो आपको उसकी टोन, उसी जुमले की टोन जो है वो क्या होती है, बिल्कुल फ़र्क नज़र आ रही होती है। ठीक है, उस्ताद आपसे, आप कोई अच्छा काम करते हो तो उस्ताद कहता है शाबाश, और आपको पुठा काम करते हुए पकड़े जाते हो तो उस्ताद कहता है शाबाश। उस शाबाश का मतलब क्या होता है? फिटे मुंह। उस शाबाश का मतलब शाबाश नहीं होता, उसका मतलब एप्रिसिएशन नहीं होता। उसका मतलब होता है कि क्या ये हरकत की है तुमने, कि इंसान बनना है तुमने या नहीं बनना। तो ये अब बोलते हुए तो हम अपनी टोन से, अपने लहजे से उसको बता देंगे कि भाई हम कौन से वाली शाबाश कह रहे हैं, एप्रिसिएशन वाली कह रहे हैं या डांट डपट करने वाली शाबाश कह रहे हैं। बट अदरवाइज आपके लिए जो है इसको कम्युनिकेट करना जो है वो लिखे हुए में
वो मुश्किल हो जाएगा until and unless you use punctuation. अब कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको, बड़ी फनी भी लगेंगी, कुछ हो सकता है आपने पहले सुन रखी हो, तो वो मिक्सर ही चलेगा। ये देखें, एक बड़ी कॉमन, सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद एग्जांपल है वो है कि a woman without her man is nothing. अब इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि खातून विदाउट हर मैन, अपने मर्द के बगैर कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर मैं रिफ्रेज कर दूं और मैं कहूं वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, ठीक है। यहाँ पे मेरे बेटे खुश हो गए होंगे, यहाँ पे बेटियां खुश हो गई होंगी, क्योंकि अब इसका मतलब क्या बन रहा है, इसका मतलब बन रहा है कि अ वुमेन, एक खातून, विदाउट हर, जिसके बगैर, मैन इज नथिंग, मर्द कुछ नहीं है, ठीक है। उन्हीं वर्ड्स के साथ हमने क्या किया, बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग जो है वो कन्वे कर दिया। सो अब डिपेंड करेगा कि आप ये वाला बात कहना चाह रहे हैं या ये वाली बात कहना चाह रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन पंक्चुएशन। और इसी के लिए हमें जो है वो पंक्चुएशन की जरूरत है। गॉट इट? अच्छा जी, कुछ और एग्जांपल्स भी करते हैं। ये देखो, मैं कहता हूं आई एम सॉरी आई लव यू, ठीक है, आई एम सॉरी आई लव यू। अब ये क्लियरली लग रहा है कि दो बंदों में लड़ाई हो गई और वो उसको कह रहा है भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। दूसरा बड़ा मज़े का, कहते हैं एक सॉरी का मतलब अफसोस भी होना होता है ना, आई फील सॉरी फॉर यू, कि मुझे आपकी बात सुन के बड़ा अफसोस हुआ। तो वो अगर ये हटा देगा कॉलन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई एम सॉरी आई लव यू, कि मुझे अफसोस है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो तासुफ आ जाएगा, रिग्रेट आ जाएगा कि फिटे मुंह मेरे पे, जो मैं मोहब्बत करता भी हूँ तो किससे, तुमसे करता हूँ, ठीक है। सो यू कैन सी कि पंक्चुएशन कितना गड़बड़ मचा सकती है, ठीक है। कि एक तरफ वो बंदा या बंदी मान जाएगी और अगर सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो जो माना हुआ बंदा है वो भी क्या होगा, वो कहेगा अच्छा तुम्हें मुझसे मोहब्बत पे अफसोस है, चल पुत्र निकल यहाँ से, शक्ल घूम कर अपनी, दोबारा नजर नहीं मेरे आसपास, ठीक है। तो दिस इज हाउ पंक्चुएशन कैन चेंज थिंग्स, ठीक है। बिल्कुल दो ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर देगी। कुछ और एग्जांपल्स भी करते हैं। जैसे मैं कहा करता हूँ ना कि मर्द और औरत जब ये दोनों कहते हैं ना, एक कॉमन सा जुमला हमारे यहाँ, आई लव यू टू, तो मैं कहा करता हूँ कि जब औरत कहती है ना तो इसका मतलब होता है कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ठीक है। और जब मर्द कहता है ना आई लव यू टू, तो उसका मतलब होता है कि मैं तुमसे भी मोहब्बत करता हूँ, कि उससे तो करता ही हूँ, ठीक है, तुमसे भी करता ही हूँ। वो टू एडिशन के मानों में इस्तेमाल कर लेता है। एग्जैक्ट मीनिंग रिग्रेट का मीनिंग होता है अफसोस, तासुफ, अफसोस का इजहार करना। सॉरी वाला रिपीट कर दूं, सॉरी का मतलब होता है ना अफसोस होना किसी बात पे, तो आई एम सॉरी आई लव यू का मतलब क्या होगा कि भाई मुझे अफसोस है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और ये अगर कॉलन लग जाएगा तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हो जाएंगी।
आई एम सॉरी, बात खत्म, पॉज, और आगे आप कहेंगे भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे जो है वो तुमसे मोहब्बत है। गॉट इट? क्लियर हो गया मेरे पुत्र? क्योंकि सेमीकोलन का मतलब होता है ना दो अलग सेंटेंसेस पॉज हो जाए बीच में, एक तरफ वो कह रहा है माजरत और फिर आगे जो है वो उससे अपना इजहार कर रहा है। एमडी कैट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पुत्र, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपको आएगा और फिर इसमें तो पंक्चुएशन में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए बहुत ये डुअल इसकी इंपॉर्टेंस है पंक्चुएशन की। सो आपने हल्का नहीं लेना भाई को, भाई मीन्स पंक्चुएशन। आगे बढ़ते हैं जी। ये देखो मैं कहता हूं दो एमसीक्यूज तो पक्के हैं ना, दो एमसीक्यू तो आएंगे ही आएंगे इसके। लेट्स ईट ग्रैंडमदर, क्या है दादी अम्मा चल के खाना खाते हैं, और इसी में से सिर्फ कॉमा हटा दूं मैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लेट्स ईट ग्रैंडमदर के दादी को ही पढ़ दें, दादी को ही जाके क्या करें, खाना शुरू कर दें। ठीक है, सो हमने ये तो नहीं कहना, हमने कहना है लेट्स ईट ग्रैंडमदर के दादी अम्मा आए चल के रोटी खुल गई है, रोटी खाएं। ठीक है, सो अगेन फिर दोबारा पंक्चुएशन का आपको एहसास होगा कि कैसे चीज़ कर सकती है। अब आप बायो के बच्चों, दिल ख़राब नहीं करना, आपने डॉक्टर बनना है तो फिर ये तो होगा, इसलिए ना तसल्ली से अब जो एग्जाम्पल लिखने लगा हूँ वो देख लेनी है। वो कहते हैं unable to eat डायरिया, ये एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया कि भाई मुझसे खाया नहीं जा रहा, क्यों? बिकॉज मुझे डायरिया है। और इसी को मैं अगर कर दूं unable to eat डायरिया, तो मेरा ख्याल है कि इसका मुझे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इट कैन नेवर हैपन। सही, इसका मतलब कुछ का कुछ ही बन जाएगा, और जिस बच्चे को अभी इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा वो मेरे पुत्र जाकर ना दोबारा बायो एक बार तफसील से पढ़ें, फिर उन्हें समझ आएगी कि हम मैं क्या बात कर रहा हूँ। सही है। सो ये इस तरह से चीज़ें जो है वो आप चेंज हो सकती हैं वंस यू चेंज द पंक्चुएशन। आगे बढ़ते हैं जी, देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जी। ये देखें, आई फाइंड माई इंस्पिरेशन in cooking my family and friends। ठीक है, इसी में अब इसका मतलब क्या है कि मेरी इंस्पिरेशन तीन चीज़ें हैं, कुकिंग, माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स। इसी को सिर्फ कामा हटाऊंगा, आई फाइंड माय इंस्पिरेशन इन cooking my family and friends। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा कि मेरी मकसद ज़िंदगी का क्या है, मेरी इंस्पिरेशन क्या है,
कि अपने ख़ानदान और अपने दोस्तों को कच्चा पका के खा जाऊं। अब ऑब्वियसली ये चीज़ तो आप नहीं करेंगे। और इस पे दो और एग्जांपल्स बस देके फिर अब इसको वाइंड अप करेंगे हम। कहते हैं कि आई वॉन्ट टू थैंक माई पेरेंट्स, my friends and my colleagues। अब इसका मतलब क्या होगा? एंड से पहले कॉमा। आई वॉन्ट टू थैंक माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स एंड माई colleagues। अब इसमें सिर्फ एक चीज करूंगा मैं, मतलब बदल जाएगा। आई वॉन्ट टू थैंक माई पेरेंट्स, my friends and colleagues। अब इसका मतलब सेकंड वन का मतलब पता है क्या हो जाएगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब हो जाएगा कि आप अपने पेरेंट्स को बेसिकली डिफाइन कर रहे हो कि आपके पेरेंट्स कौन है? माई फ्रेंड्स एंड माई colleagues। ठीक है। अब मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि अब्बा बदलने की जरूरत नहीं है, कॉमा सही टाइम पे लगा लेना है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा कि यू आर डिफाइनिंग योर पेरेंट्स, कि आपके पेरेंट्स कौन है? माई फ्रेंड्स एंड माई colleagues। और जैसे माशाल्लाह आपके दोस्त होते हैं, ऐसे वालिदैन तो अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। ठीक है, तो उनको अब्बा नहीं बना लेना अपना, उसकी बजाय क्या करना है? कॉमा लगा के सेपरेट कर देना, ताकि एम्बिग्यूटी, ताकि कोई डाउट जो है वो क्लियर हो जाए कि मैं तीन अलग अलग लोगों की बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स, फ्रेंड्स और colleagues की। डन जी। नाउन अपोजिशन बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जैसे इसको एक और बेहतर तरीके से समझा देता हूँ। अगर ये होता ना, फिर आपको शायद उससे ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगी ये बात कि मैं क्या कह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू थैंक माई पेरेंट्स सारा एंड जॉन। अब समझ में आ गई सारा? अब आप ये डिफाइन करें कि मेरे पेरेंट्स कौन है? माई पेरेंट्स आर सारा एंड जॉन। गॉट इट? हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन में इसीलिए आया ना कि आपने तीन चीज़ों को अलग अलग करना है। आप ये नहीं कह रहे कि इनको डिफाइन नहीं कर रहे पेरेंट्स को, आप कह रहे हो कि मैं तीनों चीज़ों को अलग अलग कर रहा हूँ, पेरेंट्स, फ्रेंड्स और कुलीग्स। आप ये कहना चाह रहे हो। इससे सेकंड वाले से समझ लो ना, आई वॉन्ट टू थैंक माई पेरेंट्स, और वो कौन है? आप ये बेसिकली कहना चाह रहे हो कि आई वॉन्ट टू थैंक माई पेरेंट्स, और वो पेरेंट्स कौन है? दे आर सारा एंड जॉन। इसे समझ आ गई सेकंड वाले से? अब ये पेरेंट्स को डिफाइन कर रहा है कौन? सारा एंड जॉन। लास्ट वन एंड द फनीएस्ट वन बता देता हूं, सबसे ज्यादा आपको हंसी आएगी इस पे। ही said the teacher is an idiot। ठीक है, और दूसरा कहें, he said the teacher
इज एन इडियट। अब इन दोनों में से कौन सा करना चाहेंगे? ऑब्वियसली आप ऑप्शन 1 पे जाएंगे, ठीक है। ही सेड द टीचर इज एन इडियट, कि उस्ताद ने ये कहा कि ये क्या है, ये बड़ा अहमक आदमी है, ठीक है। और ये तो नहीं कहेंगे ही सेड द टीचर इज एन इडियट। तो इसलिए पंक्चुएशन जो है वो जरूरी है। इफ कॉमा बिफोर एंड इट विल बी दिस पर्सन होम ही लिव्स, होम ही लाइक्स, हाँ ठीक है, ओके, गॉट इट। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि व्हाई डू वी यूज पंक्चुएशन। और जब तक आपको ये बात समझ नहीं आती ना, आपको पंक्चुएशन का मीनिंग भी कभी भी क्लियर नहीं होता, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज एम्फसाइज कि भाई पहले बच्चों को मीनिंग समझाओ कि व्हाई पंक्चुएशन इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप उसे ये नहीं बताएंगे ना कि भाई पंक्चुएशन का मकसद क्या है, तो वो कभी भी पंक्चुएशन की इम्पॉर्टेंस नहीं समझेगा। और अगर वो उसकी इम्पॉर्टेंस नहीं समझेगा तो अंडरस्टूड है कि वो उसको कभी भी याद या उसको कभी भी तैयार नहीं कर सकेगा। ओके जी। नहीं, फैन बॉयज में हर सूरत में कॉमा नहीं आएगा। फैन बॉयज भी आगे हम चल के पढ़ेंगे कि फैन बॉयज में कॉमा उस वक्त आएगा जब कोई एम्बिग्विटी का चांस होगा ना, जब कोई डाउट का चांस होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास डाउट बन रहा था, इसमें ये देखें, यहाँ पर हमारे पास डाउट क्रिएट होने का चांस था, इसलिए हमने क्या कर दिया, हमने, या अगर ये वाली एग्जांपल होती तो इससे भी आप ये समझ सकते हो कि अगर यहाँ हम एंड से पहले कॉमा लगा देंगे तो फिर इसका मतलब कुछ और बन जाएगा। इसका मतलब होगा कि आप कह रहे हो आई वॉन्ट टू थैंक माई पेरेंट्स सारा एंड जॉन। ये 3 अलग लोग हैं कि पेरेंट्स अलग हैं, सारा अलग है और जॉन अलग है। और अगर आप कॉमा नहीं यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों जो हैं ये पेरेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं एक्चुअली, कि मेरे पेरेंट्स कौन है, उनको आप बता रहे हो कि वो कौन है, सारा और जॉन है। गॉट इट। चलो, एग्जांपल्स इंटरेस्टिंग थी, आगे भी इंटरेस्टिंग ही आएंगी। आज पहली बार समझ आया, चलो दैट्स वेरी गुड। और यही मेरी ख्वाहिश होती है और कोशिश भी यही होती है कि आप बच्चे जो है मैक्सिमम उसको समझो इम्पोर्टेंस को, देन यू विल बी एबल टू लाइक ना इम्प्लीमेंट इट। ग्रैंड मदर वाला बहुत मजे का था, चलो गुड जी, बहुत अच्छा समझ आया पहली बार। उस्ताद जी के साथ रहेंगे तो फिर ऐश ही करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो गुड वन। ही हेल्प पुअर पीपल, ही हेल्प्स होगा ना मेरे पुत्र, नहीं उसमें कॉमा की जरूरत नहीं है, ही हेल्प्स पुअर पीपल, बस सिंपल, कॉमा की जरूरत नहीं है। 1 2 3 एंड 4 होगा, नहीं कॉमा नहीं लगेगा ना, 1 2 3 एंड 4 बस, ठीक है। इसमें कोई वो डाउट का तो चांस ही नहीं है। ये हम आगे करेंगे, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अभी सिर्फ ये कहा है कि कोई एग्जाम्पल में ये चीज समझ ना आई हो कि ये बात क्यों लगी इसमें, तो वो पूछ लें एग्जाम्पल्स के हवाले से। बाकी चीजें तो फिर हम आगे बहुत डिटेल से करेंगे इंशाल्लाह। चलो जी, मूव इन नहीं होता मेरे पुत्र, मूव ऑन, आगे बढ़ जाना। लो जी मेरे बेटे, हम बढ़े आगे। अब सबसे पहली तो चीज हम करने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, देखिए पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं ना, वो करने जा रहे हैं जी फुल स्टॉप। मैं आपको स्टार्ट करूंगा आसान चीजों से। आप उसको फुल स्टॉप भी कह सकते हैं, पीरियड भी कह सकते हैं, दोनों नाम जो हैं वो इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा एवं आपने चीज़ों को मुश्किल बनाना हो तो लोग पीरियड कह देते हैं उसको, वो चूंकि बच्चे ने सुना नहीं होता तो उसको लगता है कि ओहो पता नहीं क्या कोई नई चीज़ आ गई है। फुल स्टॉप ही है बेसिकली। तो ये कहाँ कहाँ आता है, बड़ी नंबर 1 इसका यूजेज क्या है जी, वी ऑल नो, कहाँ आएगा, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, या
सेंटेंस को चूंकि हम कहते हैं कंप्लीटेड थॉट भी, तो हम इसको यूं भी कर सकते हैं, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और कंप्लीटेड थॉट। अच्छा, एक चीज मुझे आपसे यहां पूछनी है, वो ये कि मैंने सेंटेंस के साथ आ लगाया, कंप्लीटेड थॉट के साथ आ क्यों नहीं लगाया? वैसे ही पूछ रहा हूँ, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। जी शाबाश, वाई? किसी को आइडिया है? याद करें जरा, जब हम आर्टिकल कर रहे थे नाउन के साथ ना, नॉन काउंट है, दोनों काउंटेबल ही। नो, चॉइस भी नहीं शो कर रहे। नहीं, मॉडिफायर तो दोनों ही है। दिमाग पे जोर दे, कलेक्शन है नहीं, अनकाउंटेबल की मसला भी नहीं है। एक ख्याल, दो ख्याल, थॉट्स आप कहते हैं, स्पेसिफिक नहीं है, नहीं ये भी गलत है। ओए नहीं मेरे पुत्र, नहीं, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव भी नहीं। इतने तुक्के मार रहे हो, इधर देखो अब, सुन ले। हमने कहा था कि अगर दो चीजें किसी एक ही को पॉइंट आउट कर रही हो तो आर्टिकल सिर्फ पहले के साथ लगता है, दूसरे के साथ नहीं लगता। याद है मोस्ट में भी हमने ये चीज की थी कि अगर दोनों एडजेक्टिव्स या दोनों नाउन किसी एक ही को पॉइंट आउट कर रहे हो तो फिर सिर्फ पहले के साथ आर्टिकल लगाएंगे, दूसरे के साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि कायदे आजम was a lawyer and politician। याद है? अब ये इस सेंटेंस में जो लॉयर है और पॉलिटिशियन है, बोथ आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स, इन सब का पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? दैट इज कायदे आजम। इसलिए सिर्फ पहले वाले के साथ लगेगा, दूसरे वाले के साथ इसको हम यूज नहीं करेंगे। समझ लग गई? अच्छा, फुल स्टॉप लगेगा कंप्लीट थॉट के बाद। मिसाल के तौर पे इधर देखें, अगर मैं कहता हूं he got up, brushed his teeth, took a bath, put on his clothes, locked the door and went away, या went to ऑफिस। अब यहाँ थॉट कहाँ कंप्लीट हो रही है? यहाँ थॉट कंप्लीट हो रही है ऑफिस पे आके। तो पीरियड या फुल स्टॉप भी कहाँ लगेगा? वो इसके एंड पे लगेगा। बीच में जितनी भी चीजें हैं, यहाँ, यहाँ, इधर, इन सब में आप क्या लगाएंगे? इन सब में यहाँ भी, यहाँ आप क्या लगाओगे? कॉमा लगाओगे। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा। तो फुल स्टॉप कहाँ लगेगा? जब कोई थॉट क्या होगी, जब कोई थॉट कंप्लीट हो जाएगी, देन वी विल गो फॉर फुल स्टॉप। अच्छा जी, इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आप फुल स्टॉप यूज करते हो, सेकेंड, दैट इज आफ्टर, या यूं कर लो at the end of a direct speech, when the
सॉरी डायरेक्ट स्पीच कह दिया मैंने, एट द एंड ऑफ अ reported speech when it is an affirmative sentence। जब रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव हो तो उसके एंड पे भी आप क्या करते हो, फुल स्टॉप यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं ऑप्शन अल्फा, he said to me you are a lazy bluffer। ठीक है, अब इसके अंदर लगेगा फुल स्टॉप, इसके बाहर यूज नहीं करेंगे। अगर ये हो ना, he said to me you are a lazy bluffer और इसके बाहर फुल स्टॉप, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऑप्शन अल्फा चूज। क्योंकि फुल स्टॉप जो है वो कहाँ लगना है, रिपोर्टेड स्पीच के एंड पे लगना है, ओवरऑल सेंटेंस के एंड पर आपने इसे यूज नहीं करना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो। फिर एक और चीज, ये जब खत्म हो जाएगी ना स्पीच, फिर ही लगना है, उसके मिड में कहीं नहीं लगेगा। मसलन एग्जाम्पल बताता हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल में कोई ख्याल तो नहीं है, उसका एक्शन बयान किया है, इसका एक्शन में, हाँ तो ये ख्याल ही है ना, आप जो बात करना चाह रहे हो उसके मुतालिक जो कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे वो बात आपने कंप्लीट कर दी। ख्याल जरूरी तो नहीं है कि कोई बड़ा फिलोसॉफिकल ख्याल आएगा। एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर ये जो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट दी, आप भी सब सुन लें, कि गॉट अप, ब्रश हिज टीथ, टुक अ बाथ, पुट ऑन हिज क्लोथ्स, लॉक द डोर एंड वेंट टू ऑफिस, कि इसमें सर कोई ख्याल तो नहीं है, ये तो उसका सिर्फ एक्शन बयान किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आप बच्चों को बता रहा हूँ कि ख्याल का मतलब ये नहीं है कि वो लाजमी नहीं है कि वो इलामा इकबाल ही बन जाएगा तो फिर ही उसे ख्याल हम समझेंगे। ठीक है, कि कोई बड़ा को गंभीर किस्म का फलसफा बयान करेगा तो विल से कि वो कोई ख्याल बयान कर रहा है। ठीक है, ख्याल का मतलब ये है कि जब भी वो कुछ ऐसा मतलब बताएगा, कोई थॉट एक्सप्रेस करेगा, कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, तो वो ख्याल ही है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि ही सेड टू मी यू आर अ लायर, ओके, तो ख्याल है ये। ठीक है, ही सेड टू मी आई एम गोइंग, तो ये ख्याल है। ख्याल लाजमी नहीं है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, कि क्या है वो, कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। राइट, सो ख्याल को आपने उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेके जाना कि थॉट मीन्स के को बड़ा ही, सर एंड से पहले आ नहीं आता, कहाँ भाई, नहीं यहाँ पर नहीं आएगा आ ना, क्योंकि यहाँ पर तो जरूरत ही नहीं है, यू आर अ लेजी ब्लफर बस। अच्छा जी, आगे देखिए, इसके एंड पे लगना अगर मिड में कहीं आ रहा है तो फिर आपने उसको यूज नहीं करना कॉमा ओ फुल स्टॉप को। जैसे हमने कहा था, अभी हमने किया, ही इज फॉलोइंग my advice said my uncle and getting
गुड रिजल्ट्स। अब यहां पर कॉमा नहीं आएगा, कॉमा कहाँ आएगा, ओ सॉरी फुल स्टॉप कहाँ आएगा, फुल स्टॉप वहां आएगा जहां वो स्टेटमेंट खत्म हो रही है। पहले यहां पर ये स्टेटमेंट खत्म नहीं हो रही क्योंकि आगे हमने क्या किया है, उसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू किया। बीटा देखें, इसी को हम चेंज करते हैं, he is following my advice said my uncle and getting good results। अब यहां पर ऑप्शन क्या आएगा, किस वाले एंड की बात करें, एग्जाम्पल फिर अब इतने हमने एंड लिख दिए, किस एंड की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए यहां पर बात खत्म नहीं हो रही, बात तो क्या हो रही है, मैं इसको सर ठीक भी कर दूं, बात तो आगे क्या हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। ठीक है, सो ये चीज आपने समझ ली कि आपने जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो अफर्मेटिव होगी तो उसके एंड पे फुल स्टॉप यूज करना है, मिड में अगर कहीं कोई ब्रेक आ भी रही है तो उस पर आपने फुल स्टॉप यूज नहीं करना। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला जो इसका यूजेज है नंबर 3, सॉरी, दैट इज at the end of a polite request। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के एंड पे भी फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क नहीं आता। अब सवाल ये पैदा होता है कि पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होती है। पोलाइट रिक्वेस्ट ये होती है कि जिसके रिफ्यूज होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, आपको ये नहीं होता कि ये रिफ्यूज हो जाएगी या आपको उस बारे में डाउटफुल नहीं होते, लेकिन आप जरा अपने मैनरिज्म के तौर पे जो है उसको क्वेश्चनिंग वे में कह रहे होते हो। जैसे मैं कहूं will you please bring me a glass of water। अब एक है इसके आगे क्वेश्चन मार्क और बीटा ऑप्शन इसकी होगी कि विल यू प्लीज ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप अल्फा यूज नहीं करेंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करेंगे, इसमें आप क्या यूज करेंगे, यू विल गो फॉर ऑप्शन बीटा, बिकॉज यहां आपको ये गुमान नहीं है कि वो आगे से कह देगा मैं तो नहीं पिला रहा, जाओ खुद ही पी लो, हाथ टूटे हुए हैं। जैसे हमारे समटाइम सिबलिंग्स हमें कह देते ना छोटे, मुझे तो आज तक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कहा, लेकिन मैंने सुना है। ठीक है, आई सीन पीपल, क्या आप अपने छोटे बहन भाई को कहते हैं कि मुझे पानी पिलाओ तो वो कहते हैं क्यों तुम्हारे पाँव नहीं है जाके पियो। तो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि वो इनकार नहीं है, आपके जहन में कोई डाउट नहीं है कि पता नहीं ये बात मेरी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन तो आप उससे करते हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ, इसी को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ आपके लिए, ये देखें, अगर ये हो ना, will the boss approve my leave,
और बीटा मैं कह दूं will the boss approve my leave। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। will the boss approve my leave, ठीक है। तो अब यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा बिकॉज दैट इज नॉट अ पोलाइट रिक्वेस्ट। ये पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं है, ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ये वो आपका बॉस एक्सेप्ट कर भी सकता है और क्या करता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। सो यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, सो यू आर क्वेश्चनिंग। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, जब आप श्योर नहीं है तो आप क्या कह रहे हैं, यू आर पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क। बट यहाँ पर आपको ये खतरा नहीं है। अपेरेंटली कोई ढंग का बंदा होगा तो आगे से ये नहीं कहेगा मैं नहीं पिला रहा। हाँ जी मेरे पुत्र, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि साथ में ये भी कहते हैं कि मेरे लिए भी लेते आना वापसी पे। बिल्कुल होता है समटाइम ये भी, ठीक है। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। तो विल यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसके बाद फुल स्टॉप आएगा, इसके बाद कॉमा सॉरी क्वेश्चन मार्क जो है वो नहीं आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अक्सर बच्चे ना, चूंकि वेल पहले लगा होता है तो वो फौरन ही उनका दिमाग जो है वो क्या काम करता है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। बट खास तौर पे इसमें जो आपके लिए की वर्ड रहेगा ना, दैट विल बी प्लीज। अगर तो उसने कहीं प्लीज वगैरह कह दिया ना, इट इज अंडरस्टूड कि आपने पोलाइट रिक्वेस्ट की है, आपने उससे सवाल नहीं पूछा। आगे बढ़ते हैं जी। अगली बात जो इंपॉर्टेंट है इस हवाले से वो ये, नंबर 4, it is used between primary abbreviations। अब प्राइमरी एब्रीविएशंस क्या होती हैं, लिख भी देता हूं इधर। प्राइमरी एब्रीविएशंस stand for a word। ये किसी पूरे के पूरे वर्ड को डिनोट कर रही होती है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं ना बी कॉम, तो ये बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो बैचलर्स को डिफाइन कर रहा है बी और कॉमर्स को कर रहा है सी। तो ये बी और सी जो है ये क्या है, ये आपकी प्राइमरी एब्रीविएशंस है। जबकि ओ एम ये अलग से किसी वर्ड को डिनोट नहीं कर रहे हैं, ये किसको कह रहे हैं, कॉमर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओ और एम क्या होंगे, ये आपकी सेकेंडरी ये आपकी सेकेंडरी एब्रीविएशन होंगी। जबकि बी और सी जो है ये आपकी क्या होंगी, ये आपकी प्राइमरी एब्रीविएशन होंगी, ठीक हो गया। तो इनके दरमियान लगेगा, सी ओ और एम के दरमियान जो है वो फुल स्टॉप नहीं लगेगा। अगर प्लीज ना हो तो, प्लीज ना हो तो फिर भी फिर नेचर पे डिपेंड करेगा। देखो जब आप किसी से कह रहे हो ना विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है ना। यू डू नॉट नॉर्मली एक्सपेक्ट कि कोई बंदा आपको पानी पिलाने से इनकार कर देगा, ठीक है। तो ये तो नहीं है, रिफ्यूजल तो नहीं होगा। पानी तो आप जिससे भी कहेंगे, इवन किसी अननोन आदमी से भी कहेंगे तो पोलाइटली तो वो आपको क्या करेगा, पानी पिला ही देगा। सो इट विल स्टिल बी कंसिडर्ड अ पोलाइट रिक्वेस्ट। डन, समझ आ गई बात। अच्छा अब ये देखिए बी कॉम, इसी तरह आप कहते हो मिसाल के तौर पे एफ ए
तो अब ये दोनों ही प्राइमरी एब्रीविएशंस है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है। लेकिन जब आप कहते हो FSC, तो F और S में तो आप फुल स्टॉप यूज कर रहे हो या पीरियड यूज कर रहे हो, लेकिन CS और C में जो है आप देख रहे हो कि क्या कर रहे हो, नो पीरियड इज यूज्ड। इसमें आपने कोई पीरियड यूज नहीं किया। वजह उसकी क्या है कि S और C, इसमें S तो प्राइमरी एब्रीविएशन है, लेकिन C अलग से किसी वर्ड को डिनोट नहीं कर रहे। C क्या कर रहा है, C उसी साइंसेस को स्ट्रेंथन कर रहा है। इसलिए S और C के बीच में प्राइमरी एब्रीविएशन चूंकि नहीं है ये दोनों, इसलिए इनके दरमियान जो है वो फुल स्टॉप नहीं लगेगा। अच्छा, इसके बाद जनाब आगे देखें आप, दो एक्सेप्शंस हैं। गवर्नमेंट एंड, बल्कि ठहर, नेम्स ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज and international institutions do not take full stop in their abbreviations। ठीक है, जैसे हम कहते हैं FIA गवर्नमेंट एजेंसी है तो इसमें नहीं लगेगा। हम कहते हैं NAB, इसमें नहीं लगेगा। हम कहते हैं ISI, इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये सारे क्या हैं, ये सारे हम कहते हैं UNO, इनमें नहीं लगेगा। हम कहते हैं यूनिसेफ, इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब किसके नाम है, ये या तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के नाम है या फिर क्या है किसी इंटरनेशनल बॉडीज के नाम है। इसलिए इनके दरमियान जो है नादरा, चलें जी, बाजी नादरा भी आपको याद आ गई तो अच्छी बात है। ठीक है, तो नादरा के साथ भी हम जो है वो कोई भी फुल स्टॉप वगैरह हम इस तरह से यूज नहीं करेंगे। गॉट इट। अब आगे बढ़े, जो आपने एमडी कैट का क्वेश्चन पूछा, ठीक है, वो अब बताने लगो। abbreviations whose full form do not contain of do not take full stop। वो एब्रीविएशन जिनकी फुल फॉर्म में ऑफ नहीं आता, उनके दरमियान उनकी एब्रीविएशन में फुल स्टॉप भी नहीं आता। मसलन आप करते हो जब USA, तो इसमें आप क्या कह रहे हो, USA, क्योंकि तीनों में क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसी तरह आप कहते हो UK, इसमें भी फुल स्टॉप आता है, क्योंकि आपको ये है यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लिश एंड वेल्स। ठीक है, सो UK इसमें भी ऑफ आ गया तो आप क्या करोगे,
आप फुल स्टॉप यूज करोगे। लेकिन इधर देखिएगा, एक इंटरेस्टिंग है। आप कहते हो यूएई, अब यूएई यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स नहीं है, ठीक है। यूएई यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स नहीं है, बल्कि क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसमें आप देख रहे हो कि आप फुल स्टॉप कोई भी यूज नहीं कर रहे। आप कहते हो एमडी कैट, तो फुल स्टॉप क्यों नहीं आता? बिकॉज दैट इज मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। ये नहीं है एडमिशन टेस्ट फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। अगर इसी को हम ये करते हैं ना, इधर देखें, ATMDC, तो फिर इसमें फुल स्टॉप आता। बिकॉज फिर क्या होता, एडमिशन टेस्ट फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, तो फिर इसमें फुल स्टॉप आता। लेकिन चूंकि ये ऐसा नहीं है, ये एमडी कैट है, सिंपल मेडिकल कॉलेज, सॉरी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, सो इसलिए जो है वो इसमें, हाँ डू नॉट टेक है, सॉरी मैंने डू लिख दिया, सॉरी, थैंक यू पॉइंट आउट करने के लिए मेरे। डू नॉट टेक, इनके साथ भी जो है वो कभी भी फुल स्टॉप आप यूज नहीं करोगे। डन। एंड द लास्ट वन फॉर टुडे इज do not use full stop at the end of a title। टाइटल के एंड पे जो है वो फुल स्टॉप यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नाम्स और एमबीबीएस में भी नहीं आएगा ना। नाम्स क्या है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस, गवर्नमेंट का इदारा है, तो उसमें क्यों आएगा? मसलन आप कहते हो ना क्लियरिंग इन द स्काई, तो इसके एंड पे फुल स्टॉप अब आप यूज नहीं करोगे, ये बगैर इसके जाएगा। ठीक है जी मेरे बच्चों, दैट इज इट फॉर टुडे। आज के लिए फुल स्टॉप ही था हमारा।